अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आप लोगों का जो है मुस्लिम साइंटिस्ट सीरीज में जो है हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आइए सबसे पहले लेक्चर में हम देखेंगे, मेरा ख्याल है आपने सबसे पहले मेरी आवाज सुनने से पहले टाइटल देखा होगा और टाइटल में आपको एक अनोखा टाइटल नजर आ रहा है, वो है कीमिया का जादू। आप सोच रहे होंगे कि क्या और किसके बारे में बताया जाने वाला। मैं आपको कीमिया के जादूगर के बारे में बताता हूँ और कीमिया का जो जादूगर है वो है जाबिर बिन हय्यान। कौन है? जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान वो शख्स है, हो सकता है आप में से किसी ने नाम सुना हो सकता है किसी ने कुछ बातें पढ़ा भी हो उनके बारे में। आज मैं बहुत तफसील से आपको जो है उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में जो है मालूमात ले रहे हैं और क्यों जो है इतने सारे साल गुजरने के बाद भी जो है उनको आज उन पर हम वीडियो बनाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। तो जाबिर बिन हय्यान की लाइफ पर हम शुरू करते हैं। जाबिर बिन हय्यान को की तस्वीर देखो, मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश किया हूँ। ये तस्वीर फर्जी है, ये जाबिर बिन हय्यान की एक तस्वीर जो है यूरोपियन आर्टिस्ट ने बनाई है, जो फर्जी है, ख्याली तस्वीर है। इसको आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। अलबत्ता एक स्केच जो उसका था वो मैंने आपके सामने रखा। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जो जाबिर बिन हय्यान का जो इब्तदाई दौर है, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जाबिर बिन हय्यान एक मदीना के करीब एक कबीला था अज़द नाम का, उस कबीले का ये फर्द था। कबीले अज़द के जो लोग थे उनमें जाबिर बिन हय्यान का खास तौर से जो खानदान था वो वहां से किसी वजह से कूफा चला गया और वो लोग कूफा में जाकर आबाद हो गए। कूफा जाने के बाद जाबिर बिन हय्यान के जो जाबिर के जो वालिद है जिनका नाम हय्यान है, हय्यान की जो दवा साजी की दुकान थी, हय्यान ने अपनी दवा साजी की दवा बनाने की दुकान वहां पर शुरू की। कुछ लोग बोलते हैं कि वो इत्र जो है बेचते थे, इत्र साजी की उनकी अपनी दुकान थी, लेकिन ज्यादातर किताबों उनके बारे में लिखा है कि वो दवा साजी की दुकान चलाते थे, दवाएं बनाते थे। ये जो दौर था जिसमें जाबिर बिन हय्यान अभी पैदाइश नहीं हुई थी, पैदाइश होने वाली थी, पैदाइश हुई, वो बनी उमैया का दौर था। जिस दौर से अभी ये लोग कूफा में गुजर रहे थे ये बनी उमैया का दौर था और बनी उमैया का दौर हालात के एतबार से बड़ा उसके इख्तिताम का दौर चला था। बनी उमैया का इख्तितामी दौर था जब जो है लोगों पर जुल्म सितम कुछ बढ़ गए थे और लोग उनके जुल्म सितम से परेशान आ गए थे और मुख्तलिफ इलाकों में उनके जो है जुल्म सितम से बचने की कोशिश की जा रही। तो ऐसा ही एक इलाका था ईरान का शुमाली सूबा खुरासान। खुरासान में ये बनी उमैया के खिलाफ कोशिशें करने वालों का सबसे मशहूर इलाका था। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कोशिशें हुई बनी उमैया के खिलाफ और खुरासान का एक मशहूर शहर तूस उसका मरकज बना हुआ था, जहां पर लोग जमा होकर बनी उमैया के खिलाफ जो है साजिशें करते और वहां से फिर मुख्तलिफ इलाकों में फैलकर जो है कोशिशें करते थे, लोगों के जहन बनाने की कोशिश करते। जब ये तहरीक बड़ी आगे तो ये हुआ कि जाबिर बिन हय्यान के जो वालिद थे हय्यान जो थे वो वहां पर वो भी इस तहरीक का हिस्सा बने और वो इस शहर तूस में रहने के लिए चले गए। वो अपनी फैमिली को उन्होंने वहां पर बसाया। ये तूस शहर और ये खुरासान कहाँ पर है? तो ये खुरासान जो है ईरान का इलाका है। ये मैंने आपके सामने जो है आलम इस्लाम का जोग्राफिया एक किताब है, उसमें से मैंने ईरान का ये पुराना नक्शा लिया हो और ईरान के इस नक्शे में अगर आप देख सके तो ये जो है खुरासान है, ये खुरासान है, ये वाला जो इलाका है ये खुरासान का इलाका है, एक पूरा सूबा है और इस पूरे सूबे में एक शहर तूस है। तूस का शहर जो है काफी मशहूर रहा है, कई बड़े शहर थे इस इलाके में जो मुख्तलिफ चीजों के लिए मशहूर है, उसमें तूस का शहर भी है जहां पर इसके वालिद जाबिर बिन हय्यान के वालिद जो है वहां पर रहने के जाबिर के वालिद वहां पर रहने के लिए चले गए। अब यहाँ पर मैंने AI की मदद से खुरासान का नक्शा 722 ईस्वी में जो था वो लेने की कोशिश किया हो तो ये इस तरह से मिला है। इसको हम मुकम्मल तौर पर भी नहीं समझ सकते, अलबत्ता इससे एक चीज समझ में आएगी कि यह खुरासान का एरिया है और खुरासान के एरिया में यह तूस का शहर मरकजी शहर के तौर पर है। तो यहाँ पर ये खुरासान के बारे में भी बात निकली तो मैं एक दो बातें बता देता हूँ। खुरासान अभी कहाँ है नक्शे में आप देखेंगे तो आपको खुरासान के नाम से नहीं मिलेगा। तो खुरासान जो है बाद में उसका नाम अफगानिस्तान हो गया। जो अभी अफगानिस्तान का इलाका है यही इलाका दरअसल में खुरासान है और खुरासान का नाम 19वीं सदी में 1839 से लेकर 1842 तक शाह शुजा की हुकूमत वहां पर थी। शाह शुजा की हुकूमत में जो है अंग्रेजों की मदद से या अंग्रेजों के चाहने पर खुरासान का नाम अफगानिस्तान कर दिया गया। तो ये खुरासान के बारे में मुख्तसर बात आपको बतानी थी। जब ये लोग वहां पर तूस में आबाद हो गए
तूस चले गए और वहाँ की तहरीक में उसके वालिद जो है उनके वालिद शरीक हुए। उन्हीं दौरान में जो है 722 ईस्वी में जाबिर की पैदाइश, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनकी पैदाइश हुई। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात बहुत जो है पेचीदा थे, बहुत मुश्किल हालात से जो है ये लोग गुजर रहे थे। इलाके में जो है गहमा गहमी थी। इन्हीं दिनों में, इसी दौर में जो है जाबिर बिन हय्यान की पैदाइश होती है। और पैदाइश होने को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे, या ये कहेंगे कि वो अभी दूध पीते बच्चे ही थे। उस दौर में उनके वालिद पकड़े जाते हैं उस तहरीक का हिस्सा बनने की वजह से। हुकूमत के जुल्म खिलाफ जो तहरीक चल रही थी, जुल्म और सितम के खिलाफ, उस तहरीक का वो जो है हिस्सा बनने की वजह से पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें मौत की सजा दे दी जाती है। तो अब एक नया इलाका जहाँ पर ये अभी जाकर आबाद हुए थे, कुछ ही अरसा गुजरा था, वहां पर जाबिर जो है अभी छोटे से बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, और उनकी वालिदा, अब ये दोनों ही रह गए, बेआसरा हो गए। तो ऐसे हालात में फिर अब क्या करते, तो जाबिर बिन हय्यान की वालिदा जो है वहां से अपने कबीले में वापस आ गए और यहीं पर अब वो अपने ननियाल में आकर पहुंच गए और यहीं पर उसकी जो है परवरिश होने लगी। इसी कबीले में उनको जाबिर को बचपन ही में एक उस्ताद मिले जिनका नाम अरबियुल हमियारी था। तो ये उस्ताद ने उन्हें जो है कुरान पाक उनका खत्म करवाया। फिर जो है कुरान पाक सिखाने के साथ साथ उनको रियाजी और दूसरे उलूम भी अरबियुल हमियारी में से। यहाँ पर उनके बचपन में उनको ये रियाजी, कुरान पाक और दूसरे उलूम सीखने का उनको मौका मिल गया और एक अच्छे उस्ताद भी जो उनको मैसर है। उस्ताद का रोल हर इंसान की जिंदगी में एक अहम होता है, इसलिए अच्छे उस्ताद का मिलना बहुत जरूरी होता है। और आप चूंकि स्टूडेंट है तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि आप भी अच्छे उस्ताद की तलाश में रहें, और जब आपको अच्छे उस्ताद मिल जाए तो उनकी कदर करें, उनसे इल्म सीखे, उनकी सोहबत में वक्त गुजारे, उनसे से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, अहले इल्म की सोहबत इख्तियार करें, खासतौर से उसके लिए दुआएं करें, क्योंकि एक अच्छा उस्ताद, एक अहले इल्म की सोहबत जो है इंसान को कई किताबें पढ़ने से बेहतर साबित होती है। क्या किताबें पढ़ने से इनकार नहीं है, किताबें भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अहले इल्म की सोहबत जो है काफी ज्यादा असरअंदाज होती है। तो उनको यहाँ पर बचपन ही में अरबियुल हमियारी जैसे उस्ताद की सोहबत हासिल हुई, उनसे उन्होंने कुरान, और यहाँ और एक चीज सोचने की है, जो उस्ताद उनको मिले थे सिर्फ उन्होंने कुरान ही नहीं पढ़ाया, बल्कि कुरान पाक पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने रियाजी, आप सोच रहे होंगे दो मुख्तलिफ मौजू है ना, आज हम लोग उसको एक अलग अलग अंदाज में देखते हैं, तो उन्होंने कुरान पाक के साथ रियाजी और दीगर उलूम, तो यहाँ पर उन्होंने बचपन में सब सीखा। उसके बाद जाबिर बिन हय्यान जो है मदीना चले गए। मदीना जब वो गए तो वहां पर उन्होंने जो है जाफर सादिक की जो है सोहबत इख्तियार की। इनको इमाम जाफर सादिक भी कहा जाता है। तो इनकी सोहबत इख्तियार की। इनकी सोहबत इख्तियार करने की वजह से उनमें जो है मजहबी जज्बा पैदा हुआ, मजहबी हमियत पैदा हुई, और इस्लाम की मोहब्बत उनके अंदर और ज्यादा बढ़ गई, पहले से भी और ज्यादा बढ़ गई, और इस तरह उनका जो है वहां पर कुछ वक्त गुजरा। इसके बाद जो है यहाँ भी एक बहुत अहम पहलू है कि उनको जिस तरह की सोहबत हासिल हुई, पहले उस्ताद अरबियुल हमियारी की, फिर उसके बाद जाफर सादिक की, इमाम जाफर सादिक की, और इस तरह से तो जो इंसान जिस तरह के माहौल में रहता है, जिस तरह के सोहबत इख्तियार करता है, जिन लोगों से सीखता है, ये बड़े असरअंदाज, ये चीजें बड़ी असरअंदाज, ये हमारे जो है मुस्तकबिल को तश्कील करती है, ये हमारी शख्सियत को तश्कील करने वाली, हमारी शख्सियत को बनाने वाली, हमारी आदतों को बनाने वाली, हमारी सोच को बनाने वाली, हमारे अखलाक व किरदार को बनाने वाली चीजें होती है। एक सोहबत है, उस्ताद है, हमारा जो माहौल है, तो जिस आप पर डिसाइड है ये कि आप किस तरह के माहौल में ढलते हैं, कैसे असतज़ा से अपना ताल्लुक रखते हैं, कैसे इल्म के हुसूल में ज्यादा से ज्यादा जद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो ये आपकी शख्सियत को बनाते हैं। और इसको जो है इजी नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस मामले में बहुत अच्छी कोशिश और बढ़ चढ़ कर कोशिश करनी चाहिए। तो जब ये वहां पर चले गए तो अब वो वक्त आ गया था, क्योंकि उमैया जो हुकूमत थी, खिलाफत थी, उसके जुल्म सितम से लोग परेशान हो गए थे और उनके खिलाफ कोशिशें कर रहे थे, तो वो खत्म हो गई और अब अब्बासी दौर शुरू। अब्बासी दौर जो शुरू हुआ तो अब जो है जाबिर बिन हय्यान तकरीबन 25-26 साल की उम्र को पहुंच गए थे। 1947 में चले गए, वहां जो है 747 का वक्त आ गया, 747 का वक्त आ गया, और वहां पर जो है कौन सी हुकूमत शुरू हुई, कौन सा दौर शुरू हुआ, अब्बासी दौर शुरू हुआ। और अब्बासी दौर के बारे में बहुत अहम बातें हैं जिसको आपने पढ़ना भी है, मैं भी कुछ बातें आपको बता देता हूँ। जिस दौर में अब जाबिर बिन हय्यान अपनी उम्र को आगे बढ़ा रहे थे, तो ये इस्लामी अहद ज़र्री कहलाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम। आखिर क्या ऐसी बातें थी इसकी कि इसको इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो आपने इसके बारे में खुद भी मालूम करना है। और ये एक ऐसा दौर था जिसमें इल्म की बड़ी फरावानी हुई, उलूम पर जो है काफी जो है काम हुआ, और कई मदारिस मकातिब
जामियात तामीर किए गए, कई जो है कुतुब खाने तामीर किए गए, शिफा खाने बनाए गए, हर तरह से जो है लोगों ने काम किया। इसी दौर में जो है ये एक इल्म दोस्त माहौल वहां पर परवान चढ़ा गया। इल्म दोस्त माहौल बड़ा जरूरी होता है सीखने के लिए। आप हम लोग भी अब ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जाए, चाहे अपने घर में हो, स्कूल में हो, अपने मोहल्ले में हो, कोशिशें करके ऐसा किया जा सकता है। यह खुद ब खुद नहीं तश्कील पाता, इसके लिए कोशिशें करनी पड़ती है। तो ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर जो है इल्म हासिल करना आसान हो जाए, लोगों के अंदर इल्म हासिल करने की जो है जुस्तजू ख्वाहिश पैदा हो, वो ज्यादा से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल करने की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करे या बढ़ाए, उस तरफ अपनी कोशिशें बढ़ाए। तो ऐसा माहौल जो है अब्बासी दौर में तैयार किया गया था। और एक इदारा था अब्बासी दौर में जो उसको बहुत मुमताज करता था, वो बैतुल हिकमा था। बैतुल हिकमा ने जो है बैतुल हिकमा एक कुतुब खाना था पहले, और कुतुब खाने में कई मुख्तलिफ तरह की जो है वहाँ किताबें रखी होती थी। बाद में जो है ये बगदाद में हारून रशीद ने कायम किया था। ये बात भी आपने याद रखना है कि ये बैतुल हिकमा जो था ये बगदाद में हारून रशीद के जरिए से कायम किया गया था। तो ये यहाँ पर कई उलूम सीखे जाते थे और उलूम की जो है फरोग देने में इस इदारे का बहुत बड़ा रोल रखा है। तो जो पूरा ज़र्री दौर था इस्लामी है का, ये बड़ा इस मानी में भी बहुत अहम है। और इसके अलावा उस दौर की कई अहम बातें हैं जो आपने पढ़ना भी। यहाँ पर जब वो मदीना से फिर अब वो कूफा आ गए, जाबिर बिन हय्यान। अब कूफा में जो है गोया कि वो अपने आबाई वतन पहुंच गए। अब कूफा में जब वो आए तो अब उनकी उम्र 25-26 साल की हो गई थी। उन्होंने फिर अपनी एक तजुर्बागाह उन्होंने बनाई और यहाँ पर उन्होंने अपने तजुर्बात शुरू कर दिए। अब तजुर्बात के दौर में जो है वो शुरू हो गए। जाबिर बिन हय्यान के मिजाज में खास बात थी कि वो तलाश और जुस्तजू में बड़े मगन थे। वो उनकी हर चीज में जो है कुछ तलाश करना, कुछ जुस्तजू रखना, ये उनके अंदर जो है फितरी तौर पर भी पाया जाता था। तो उन्होंने जो है एक तजुर्बा कायम किया और उसमें फिर अब वो मुख्तलिफ तजुर्बात की दौड़ में लग गए। अब हमको ये मालूम करना है कि वो कीमिया के जो जादूगर क्यों कहलाए। तो अब जब हम उनके कारनामे, जाबिर बिन हय्यान के जब कारनामे मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि कितने काम किया इस शख्स ने। इतने सारे काम आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि एक शख्स इतने कैसे काम कर सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो सरसरी तौर पर बताऊंगा कि कितने काम उन्होंने किए, कितने इजादात उनके नाम पर हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजें जो है आपको बताता हूँ। अमल तसीद यानी दवाओं का जोहर उड़ाना, लतीफ अज्जा को हासिल करके दवाओं को मजीद मौसर बनाया जा सके और महफूज रखा जा सके, ये तरीका जो है और जो है दवाओं को महफूज और मौसर बनाने का, ये जाबिर बिन हय्यान ने जो है इजाद किया है। ये उनकी अपनी दरियाफ्त है। दूसरा एक बहुत अहम तरीका जो कलमाओं का तरीका है, क्रिस्टलाइजेशन जिसे कहा जाता है, तो ये तरीका भी जाबिर बिन हय्यान का जो है दरियाफ्त करदा है। आज साइंस में जो है ये बुनियादें बनी हुई है। जो तरीके उन्होंने इजाद की उसी की बिना पर केमिस्ट्री जैसा एक पूरा इल्म खड़ा हुआ और साइंस ने जो है तजुर्बात की दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल की। तो उन्होंने ये दरियाफ्त किया। इस नए तरीके से दवाओं को जो है कलमाया जाता था। जाबिर बिन हय्यान की सबसे ज्यादा जो कोशिश हुई शुरू में, वो सोना बनाने की कोशिश। उन्होंने कई ऐसे तरीके इख्तियार किए जिससे मतलब उन्होंने ऐसे कई तजुर्बात किए कि जिससे सोना बनाया जा सके। उन्होंने गंधक और दूसरी चीजों को मिलाकर जो है गंधक पारे को मिलाकर सोना बनाने की कोशिश की और भी कुछ धातों को मिलाकर उन्होंने कई तरह के तजुर्बात किए और उसके नतीजे में उन्होंने कई ऐसी चीजें दरियाफ्त कर ली जो आज तक जो है इस्तेमाल हो रही है। इल्म कीमिया पर उसके बड़े असर है। फिल्ट्रेशन का तरीका भी उनकी अपनी इजाद है। फिल्टर करना इसी उन्हीं ने बताया था और उनका ये जो है इजाद करदा तरीका है फिल्टर करने का। आज भी जो है साइंस में ये तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जाबिर बिन हय्यान ने 3 किस्म के नमकियात भी मालूम किए। इसके साथ साथ तेजाब की इजाद की। तेजाब में उन्होंने जो है जब वो तेजाब बना रहे थे तो मतलब जब वो तजुर्बात कर रहे थे तो तजुर्बात करते हुए उनको एक ऐसी चीज मिली, ऐसी चीज बनी जिससे जो है जिस चीज पर उसको डाले उन्होंने वो पिघल गए। तो ऐसा जब हुआ फिर उन्होंने इवन ये कि जब उसको उंगली लगाकर उन्होंने टच किया तो उंगली जल गई। तो ऐसे इसमें फिर उन्होंने देखा कि सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी है, सोना और शीशा, जो पिघल उससे जो है मुतासिर नहीं हुई। तो उन्होंने उसका नाम तेजाब रखा और ये तेजाब की इजाद हुई। और तेजाब में भी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी जो है चीजें उन्होंने इजाद की। ये बड़ी अहम चीजें थी। इसके साथ साथ उन्होंने ऑक्सीडेशन का तरीका इजाद किया। ऑक्सीडेशन का तरीका आज भी जो है तजुर्बा गाहों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ धात का पुश्ता बनाने, ऑक्सीडेशन से उसका वजन बढ़ जाता है। ये बात भी उन्होंने मालूम की कि जब ऑक्सीडेशन किया जाता है किसी धात का तो उसकी वजह से धात का वजन जो है बढ़ जाता है। ये भी जाबिर की एक अहम तहकीक है।
जाबिर बिन हय्यान ने और भी कई तहकीकात की जिसमें लोहे पर तजुर्बे किए और लोहे के तजुर्बे करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह लोहे को साफ करके जो है उसका फौलाद बनाया जा सकता है और फिर लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। ये बात भी जो है जाबिर बिन हय्यान ने बताई। ये बड़े अहम कारनामे हैं उनके जो जाबिर बिन हय्यान ने अंजाम दिए। इसके साथ साथ एक मोम जामा भी उन्होंने बनाया। ये मोम जामा क्या था? तो मोम जामा वो कपड़ा था जिस पर पानी का असर ना हो, ऐसा बनाया गया कि वो जो है चीजों को पानी और रुतूबत से जो है रुतूबत जैसी चीजों से खराब होने से बचा सके, है ना। और चीजों को खराब होने से बचाने के लिए वो मोम जामे का तरीका उन्होंने अपनाया। इसके साथ चमड़े को रंगने का, फिर बालों को रंगने का नुस्खा भी उन्होंने तैयार किया, बालों को काला करने का नुस्खा उन्होंने बनाया। जाबिर बिन हय्यान की जो बड़ी अहम और मुफीद इजाद है वो कुराए अंबीक, डिस्टिलेशन अपरेटस जिसको कहा जाता है। ये कुराए अंबीक जो है एक किस्म का आला था जो अर्क खींचने के काम आता था, और आज ही जो है वो आला वो दो जो उसमें आले थे जो एक दूसरे में मिला दिए जाते थे। आज भी ये आला जो है इस्तेमाल होता है कई तजुर्बागाहों में, बल्कि अगर कहा जाए कि केमिस्ट्री में इस आले की बड़ी अहमियत है। जाबिर बिन हय्यान की लिखी हुई किताबें, तो जाबिर बिन हय्यान ने जो है इन सारे कारनामों के साथ साथ कई किताबें भी लिखी। कहा यह जाता है कि 100 से ज्यादा किताबें लिखी। कुछ लोग कहते हैं कि जाबिर बिन हय्यान ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी और कुछ उससे भी ज्यादा कहते हैं। हम मोहतात अंदाज में ये कहते हैं कि जाबिर बिन हय्यान ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी। जाबिर बिन हय्यान की जो लिखी हुई किताबें हैं तो उनमें जब आप देखेंगे तो ये 5 किताबें सबसे ज्यादा मशहूर हैं। किताबुल मुल्क, किताबुल रहमा, किताबुल तजमी, ज़ैबुल शर्की, किताबुल मवाज़िन सगीर। तो ये किताबें जाबिर बिन हय्यान की काफी मशहूर हुई, जिसको जो है 500-700 सालों तक यूरोप कंट्री में ये लातीनी जुबान में तर्जुमा करके पढ़ी जाती रही। आज भी जो है उनकी किताबों को पढ़ा जाता है और उससे जो है कई लोग फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम किताबें जाबिर बिन हय्यान की जो लिखी गई है ये अरबी जुबान में लिखी गई है। अरबी जुबान में जाबिर बिन हय्यान ने इन किताबों को लिखा है। जाबिर बिन हय्यान की जो किताबें उनमें जो बातें हमें मिलती है वो कौन कौन सी है? तो किन मौज़ूआत पर उन्होंने लिखा? तो उन्होंने जो है केमिस्ट्री पर तो लिखा ही, लेकिन उसके साथ साथ तिब, रियाजी, मंतिक, फलसफा, शायरी, अर्दियात, मादनियात, अदविया साजी और साइंसी मौज़ूआत पर भी तसानीफ लिखी है। उनकी तहरीरों में धातु की खुसूसियात, तजुर्बाती कीमिया, आदाद व शुमार, फलसफा और मजहबी मौज़ूआत भी शामिल है। तो ये बहुत डाइवर्स किस्म के मौज़ूआत है जिस पर उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब सोचेगा, एक इंसान सोच सकता है कि इतनी सारी किताबें उन्होंने कैसे लिखी, है ना। 100 से ज्यादा किताबें लिखना और ऐसी किताबें लिखना जो ऐसी चलचालू किताबें नहीं लिखी उन्होंने, बल्कि ऐसी किताबें लिखी जो कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक जो है वो पढ़ी जाती रही। आज भी लोग उससे इस्तेफादा करते हैं। तो ये इतनी किताबें उन्होंने कैसे लिखी? तो इसमें एक अहम बात सोचने की यह है कि जाहिर सी बात है, जब एक किताब भी अगर इंसान को लिखना होती है तो कई किताबें उसको पढ़ना होती है, कई सारी जो है चीजें छानना होती है। तो उन्होंने आखिर कितनी किताबें पढ़ी होगी? आप सोच सकते हैं, बहुत बेशुमार किताबें पढ़ी होगी। और उन किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने जो है इतनी सारी किताबें लिखी जो लोगों के लिए एक अहम मौजू बन गई और आज तक जो है इसका डिस्कशन किया जा रहा है। तो इतनी सारी किताबें, इसके साथ साथ उन्होंने शरह भी लिखी, कई किताबों की शरह लिखी। उस दौर के जो यूनानी स्कॉलर्स थे, बड़े उससे पहले के दौर के जो बड़े यूनानी स्कॉलर्स थे, जो कई बरसों तक आज तक भी जो है जिनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, अक्लिदस की हिंदसा किताब है और बतलीमूस की मुजस्सा किताब है। तो इन किताबों के अलावा भी और दीगर किताबों की उन्होंने शरह लिखी, लोगों को आसान करके समझाने के लिए उसमें कुछ उसमें जो इजाफे किए, उसको वाज़ेह किया लोगों के सामने। तो ये भी उनका एक बड़ा कारनामा है जो लोगों के लिए बड़ा अहम साबित हुआ, आज तक भी बड़ा अहम साबित हुआ है। अब जरा सोचिए कि एक इंसान इतने सारे कारनामे कैसे अंजाम दे रहा है। एक ही इंसान है जिसने अपनी बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना किया अपने बचपन की लाइफ में, अपने वालिद के सहारे से महरूम हुआ और बहुत गहमा गहमी की और हंगामी हालात से गुजरा, इधर से उधर जिसको जो है घूमना पड़ा, भटकना पड़ा। तो एक इंसान इतने सारे कारनामे कैसे अंजाम दे रहा है। इसके साथ साथ आपको इस बात पर सोचते रहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ कि उन्होंने इतने सारे कारनामे कैसे अंजाम दिए। इसके साथ साथ एक बात और भी है जो उनके कारनामों में बड़ी अहम है कि वो एक हकीम भी थे, तबीब भी थे। उन्होंने जो है उनके तबीब होने के वाकयात में एक वाकया बड़ा मशहूर है। खलीफा हारून रशीद का जो वजीर था यहिया बरमकी, 2 वजीर बड़े मशहूर है खलीफा हारून रशीद के, एक यहिया बरमकी और एक जाफर बरमकी। ये दोनों उलूम के जो है माहिर भी थे और खुद इल्म की कदरदान भी थे। तो यहिया बरमकी की बीवी जो है शदीद बीमार हो गई उस दौर में। तो
जब वो शदीद बीमार हो गई, कई बड़े हकीमों से जो उनका इलाज करने की कोशिश की गई, कई तरह की कोशिशें हुई, लेकिन उनका इलाज नहीं हो सका। आखिर जब उनको पता चला कि एक नौजवान है जो कीमिया पर महारत रखता है, तो उन्होंने उनको बुलाया जाबिर बिन हय्यान को, और जाबिर बिन हय्यान ने शहद के साथ कुछ दवा मिलाई और एक चमचा जो है उनको दवा पिलाई। कहा यह जाता है कि ठीक आधे घंटे के बाद जो है उनकी बीवी पहले की सेहत पर आ गई, पहले जैसी अच्छी हो गई। तो वो जो यहिया बर्मकी, तो वजीर यहिया बर्मकी वो बहुत मुतासिर हुआ कि क्या कई जो है हमने तबीबों को ट्राई किया होगा, अतीबा को ट्राई किया हो, हकीमों को ट्राई किया, लेकिन ये जो है हल नहीं हुआ, और इस हकीम ने जो है थोड़े ही वक्त में ऐसी क्या दवा दिया कि जो है वो सेहतयाब हो गई। तो वो काफी मुतासिर हुआ, तो और उसने फिर जो है उनको अपने यहाँ बुलाया भी। इस तरह के जो है उन्होंने खलीफा हारून रशीद के भी दौर में कुछ काम किए। फिर इसके साथ जो एक बात याद रखने की है कि वो किन उलूम के माहिर थे, तो वो कीमिया के तो माहिर थे, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री और जो है कीमिया का जादूगर। तिब में भी वो माहिर थे, रियाजी में, मंतिक में, फलसफे में फलसफी भी थे, शायरी में भी उनके एक रिसाला है, शायरी पर भी उनका एक रिसाला है, शायरी में भी वो काफी माहिर थे। अर्दियात में जो है वो काफी माहिर थे, मादनियात में, अदबिया साज थे, वो खुद दवाएं बनाते थे, और इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन नजीम, माहिर फल्कियात भी थे। तो इतनी सारी जो है खूबियां, इतने सारे जो है उलूम उस एक शख्स में समाये हुए थे। तो लोग जो है जब उनकी जिंदगी को पढ़े और उनके कारनामों को पढ़े, तो लोग हैरत में पड़ गए। कई बड़े स्कॉलर यूरोप के हैरत में पड़ गए कि, और एक तरह की चर्चा शुरू हो गई। क्या चर्चा शुरू हो गई कि वो एक शख्स था या एक मकतब फिक्र था, एक पूरा ग्रुप था लोगों के, स्कॉलर्स का। तो इस पर तो लोगों के, बाज लोगों का तो ऐसा ख्याल बन गया, उनके इतने कारनामे, उनकी इतनी सारी किताबें और इतनी जामे किताबें देखकर, कि वो एक शख्स हो ही नहीं सकता। वो पूरा एक ग्रुप था लोगों का, और जिन्होंने नाम रख लिया था जाबिर बिन हय्यान। हालांकि वो एक ही शख्स है, लेकिन लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वो एक शख्स था या पूरा ग्रुप था। तो जब एक इंसान ने जो है इतने सारे काम किए और इतने मुश्किल दौर में काम किए, तो फिर हम सोच सकते हैं हम आज के दौर में कितने सारे वसाइल से लैस हैं, हम भी बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं, हम भी बड़े काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ दे सकते हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। उन्होंने जो किताबें लिखी है, किताबों के सिलसिले में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जरा हटाता हूँ, आपके तवज्जो इस पर जाएगी। तो किताबों के सिलसिले में आपको बात बताता हूँ, आपने आगे के लिए भी याद रखना इस बात को। क्या बात है कि आप जब किसी टॉपिक पर पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जैसे आप जो है तारीख पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कोई और किताबें पढ़ रहे हैं, रियाजी पढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि जो उस मजमून में सबसे टॉप की किताब है। आप बोलेंगे हम बच्चे अभी, आप कैसे हम ये पढ़े, लेकिन आपने अभी से इस बात की कोशिश करना है। तो जो टॉप की किताब है, जिन्हें मदर बुक्स कहा जाता है, उस मजमून की आप टॉप की किताबें पढ़े। भले ही आपको वो समझने में देर लगे, किसी से समझना पड़े, किसी की हेल्प लेना पड़े, यकीनन हेल्प लेना पड़ेगी, तो आप कोशिश करें कि जो भी मजमून आप पढ़े, जो भी मौजू पर आप पढ़े, उसमें टॉप किताबें निकाले, 5 उसकी टॉप की किताबें, जो है 10 टॉप की किताबें, और उन किताबों की आप स्टडी करें। तो ये आपकी शख्सियत को डेवलप करने में बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। तो अब आखिर में हम अपने मौजू को कंक्लूड करते हैं। जाबिर बिन हय्यान की जो वफात हुई, कहा जाता है कि 200 हिजरी में, यानी तकरीबन 815 ईस्वी में, जबकि वो अपनी उम्र के 95 साल से गुजर रहे थे। तो उस वक्त उनका जो तूस में उनका इंतकाल हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि दमिश्क में इंतकाल हुआ, अलग अलग रिवायत पाई जाती है, लेकिन हमने यहाँ पर तूस में उनके जो है इंतकाल को कंसिडर किया है। वो तूस वाली बात को जो है हमने ले लिया। जब वो उनका इंतकाल हुआ, तो ये बात मशहूर है कि उनके सराहने पर किताबुर रहमा रखी हुई, उनकी लिखी हुई किताबों में एक किताब किताबुर रहमा। जरा सोचिए कि आज उनको जो है 1200 साल गुजर गए, 1200 से ज्यादा ही साल गुजर गए। 1200 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी हम जो है क्यों उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्यों उनको याद कर रहे हैं। तो आपने जो उनके कारनामे सुना, मैंने बहुत तेजी में बताया, स्पीड से बताया, बहुत लंबे में उसको ले जाने की कोशिश नहीं किया मैं। तो इतने सारे कारनामे उस शख्स ने अंजाम दिया, इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिया कि जिससे सिर्फ मुस्लिम उम्मत ही नहीं, बल्कि पूरा यूरोप और दुनिया के कई मुल्कों ने, कई स्कॉलर्स ने जो है उससे इल्म हासिल किया। उन्होंने एक बात केमिस्ट्री के बारे में अपनी किताबों में लिखी है कि उन्होंने कहा कि माहिर कीमिया के लिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि वो तजुर्बा करे, किताबें तो पढ़े, लेकिन किताबें पढ़ने के साथ साथ उसका इल्म तभी पुख्तगी को पहुंचता है जब वो तजुर्बात करता है। तो जो लोग साइंस में
दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए जाबिर बिन हयान की ये बात बड़ी है कि उनको तजुर्बा से गुजरना है, अपने इल्म को तजुर्बा से गुजरना है, दूसरों के तजुर्बा से फायदा उठाना है। और इस तरह जो है उस शख्स ने पूरे 1200 साल की तारीख पर असरअंदाज हो गया वो शख्स, और आज इतना असरअंदाज हुआ कि आज हम भी उनको याद कर रहे हैं, उनकी चीजों को पढ़ रहे हैं। पूरा साइंस जो है आज उनका एहसान मत। तो इतनी सारी चीजें, तजुर्बात वाली चीजें, सारी एक लैब वाली चीजें उन्हीं से हासिल हुई। तो कोशिश करें कि हम जो है हम भी अपने इल्मों को तजुर्बात की बुनियाद पर ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें, कई किताबें पढ़े, ऐसे शौक से जो है अपना दामन छुड़ा ले जो हमारी शख्सियत को डैमेज करने वाला है। ऐसी चीजों से अपने आप का पीछा छुड़ा है जो आपका वक्त लेने वाले हैं और उससे कुछ सिखाना चाहे। खास तौर से मोबाइल से अपने आप को आप कम से कम रखे जोड़े। जब आपको कुछ सीखना हो तभी मोबाइल की तरफ रुजू करें, वरना फिर मोबाइल से अपने आप को बचाए रखें। खास फायदेमंद इस्तेमाल कीजिए सिर्फ इसका, और बाकी जो है आप अपने आप को किताबों से जोड़िए, किताबों से दोस्ती कीजिए, ऐसे असतज़ा तलाश कीजिए जो आपकी शख्सियत को बहुत निखारे। ऐसे दोस्त ढूंढिए जो आपको आपके साथ पढ़ाई में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और एक अच्छा इल्मी माहौल तैयार। और इस बात को तय कर लीजिए कि आप आने वाले दौर में एक बेहतरीन साइंसदान के तौर पर उभरेगी। आज मुस्लिम उम्मत बड़े साइंसदान देने से कासिर है। एक हमारे यहाँ के एक साइंसदान जो अभी इसी दौर में गुजरे, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये बहुत उनकी अपनी एक बड़ी बेहतरीन हिस्ट्री है। तो ऐसे ही आपने भी अभी जो है हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आने वाले दौर में यकीनन आप में से कुछ लोग बड़े साइंटिस्ट बनेंगे और मुस्लिम उम्मत के साथ साथ अपने इस मुल्क भारत के लिए भी बड़े कारनामे अंजाम देंगे और पूरी इंसानियत के नफे के लिए, फायदे के लिए आप बड़े कारनामे अंजाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस लेक्चर से जो है पूरा फायदा उठाएंगे, इस सीरीज से पूरा फायदा उठाएंगे, अपने दोस्तों को भी इसकी तरफ आमादा करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।